चलो अब बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ फर्म। इसमें टोटल 3 टॉपिक है अलग अलग। एक है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक है लीवरेज, और तीसरा है क्या, डिविडेंड डिसीजन, जिसको डिविडेंड थ्योरी भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ने वाले हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कॉपी पे हेडिंग डाल सकते हो। चैप्टर का नाम लिखना चाहो तो ये नाम लिख लो, उसके अंदर टॉपिक का नाम लिखना चाहो तो कैपिटल स्ट्रक्चर डाल दो। कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं वो समझना है। इस टॉपिक के अंदर कई सारे मेथड हैं। पहला इसके अंदर टॉपिक आएगा कि हमें सवाल दे रखा होगा, उस सवाल में मुझे निकालना होगा उस कंपनी की पूरी वैल्यू, इक्विटी वालों की पूरी वैल्यू। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछेगा कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म या फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी। सवाल दिखाते हैं तो कनेक्ट बन पाएगा। ऐसे करके सवाल होंगे और आपसे पूछेगा क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ क्या निकालनी है, फर्म। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें हमें क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसके अंदर कई सारे अप्रोचेस हैं। अप्रोच से पहले आपको जो स्टेटमेंट बनवाया था वो अब कॉपी में बना लो। जिन्होंने बना लिया हो अच्छी बात है, नहीं बनाया हो तो इस चैप्टर में बना लो। वेरिएबल सेल में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। माइनस करने के बाद क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आ जाता है हमारा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट को हम लोग फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं। आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर सवाल में हुआ तो वो भी लगे हाथ माइनस कर देते हैं। इसके बाद जो चीज आती है इसका नाम होता है, असली नाम, अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। शॉर्टकट में हम लोग इसको इक्विटी अर्निंग कहते हैं, यानी इक्विटी वालों की अर्निंग। इक्विटी वालों की अर्निंग। और इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या मेरा, EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर में अगर हम लोग PE रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो MPS आ जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर कहा जाता है। मार्केट प्राइस पर
इस चैप्टर में इस फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ेगी बार बार, इसलिए पहले फॉर्मेट डिजाइन करवा दिया है जिससे सवाल लगाने में कोई तकलीफ ना हो बेटा किसी को। हाँ बेटा, नोट कर लिया, हटा दें इसको, हो जाए तो बता देना यहाँ तक। हटा दें, चलो इधर देखो। इसके बाद देखो जरा, इसी के नीचे लिख लो, ईबीआईटी का कल दूसरा नाम बताया था, याद है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यही लिखना चाहो तो फिर से दोबारा लिख लो, ईबीआईटी इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT is also known as operating profit। EBIT को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, पहले भी बताया था, आज फिर बता दिया, लिखवा दिया। अब हम लोग को समझना है कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, तो उसके अंदर कई सारी अप्रोचेस हैं। देखिए कई सारी क्या है, अप्रोचेस हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT को ही हम लोग नेट इनकम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेट नहीं, नेट ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। इधर देखो, EBIT को हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं, और जो आपकी इक्विटी वाली अर्निंग होती है, ईई जिसको बोलते हो, इसको हम लोग नेट इनकम भी कहते हैं। ये सब बातें भी पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले पन्ने पे आ जाओ और उस पर लिखो नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। एक होती है वैल्यू ऑफ फर्म, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो EBIT डिवाइड बाई K0। अगर आपको EBIT पता हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको किससे डिवाइड कर दें? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप K0 बोलते थे, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ। इस वैल्यू ऑफ फर्म के दो पार्ट होते हैं। फर्म में दो चीजें होती हैं, एक होती है इक्विटी, एक होती है डेट। ऐसे सवालों में प्रेफरेंस वगैरह सब नहीं देगा, या तो इक्विटी देगा या तो डेट देगा, खासकर जब वैल्यू ऑफ फर्म का सवाल होगा। तो एक हो जाएगा आपका, वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू होता है। सवाल बार बार खाली वैल्यू बोलेगा, लेकिन उसका असली मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ।
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और दूसरा हो जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तुम कहोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालना तो पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हैं, समझ लो, उसमें भी तो निकालते थे हम लोग, जब WACC निकालना होता तब की मार्केट वैल्यू, वो अलग अप्रोच था। ऐसे सवालों में वो ज्ञान ही नहीं देगा तुमको कितने नंबर ऑफ शेयर है, एक का मार्केट प्राइस ये है। दूसरा तरीका भाई तो सीख रहे हैं हम लोग, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इस अप्रोच से कैसे निकाली जाती है, इसके लिए हम लोग लेते हैं नेट इनकम की सहायता। नेट इनकम क्या होती है? इक्विटी अर्निंग। तो कहते हैं कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप इक्विटी वाली अर्निंग को डिवाइड कर लो किससे? कई से, तो क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और डेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? गिवन, क्योंकि डेट मार्केट में नहीं बिकता है। तो देखो बेटा, एक हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जो दो चीजों का सम होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। कभी सवाल आपको देखो क्या क्या करेगा, अलग कर लेते हो ना, इसमें पीछे पीछे हो जाएगा। अभी लिखवा रहे हैं। सवाल कभी कभी क्या करेगा तुमको, ये दे देगा, ये दे देगा, तो तुम क्या निकाल लोगे? ये। इसके बाद ये दे देगा, तो ये निकाल लोगे। और अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो किसका अमाउंट आ जाएगा? इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, तुम्हें पता है, कई दे देगा, इक्विटी अर्निंग पूछ लेगा, इक्विटी अर्निंग दे देगा, कई पूछ लेगा, तो कुछ भी जुगाड़ लगा पूछ सकता है। ये सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेटा दे रखा हो तो तुम उससे इक्विटी अर्निंग निकालोगे, कई दे रखा होगा, डिवाइड करेंगे क्या आएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट की वैल्यू जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ। तो फॉर्मूले इसके बहुत बनेंगे, बनेगा सब कुछ ऐसा ही। यानी कि अगर मान लीजिए इक्विटी अर्निंग हमको पता हो, तो हम डिवाइड करते किससे? इससे। तो इससे क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और इसमें अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर दें तो क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ। सभी सवाल पूछेगा तो यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। हो सकता है तुम्हें सवाल में EBIT दे रखा हो, तो EBIT में डिवाइड करेंगे K0 से, तो क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आएगा। और ऐसे सवालों में ये नहीं पूछेगा आपसे, कहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ, तो इसमें से क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ जाएगी। और ऐसे सवाल में तुमसे कहेगा कई भी बताओ, तो कई उस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, कई इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू इतना इतना, तो कई इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कई का इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इक्विटी अर्निंग डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि कई परसेंटेज में निकालते हैं तो इनको 100 करना भी पड़ेगा। ऐसे K0 का भी नया फॉर्मूला यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। K0 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? EBIT डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? K0 निकल जाएगा। तो दो फॉर्मूले और इसके बाद लिखने पड़ेंगे। कई अगर इन सब फॉर्मूलों से निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास? इक्विटी अर्निंग डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू K0 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? EBIT डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू। तो जरा इसको बना लो, इसी से जो भी फॉर्मूले बनेंगे अपने आप सब समझ जाओगे। टेबलें बनवाएंगे तो ज्यादा बन जाएंगी, ये सिस्टम समझोगे ग्राफ फॉर्म में तो सब चीजें अपने आप अप्लाई हो जाएंगी।
हावड़ा लिख लिया, हटा दिया जाए। चलो बहुत अच्छी बात है, इसके सवाल देखते हैं कैसे कैसे सवाल होंगे। पीडीएफ हमने शेयर ही कर दी थी कल ग्रुप में, सबको मिल ही गई होगी। तो आओ पहला क्वेश्चन देखो, क्या है एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको आप ईबीआईटी भी कहते हो। ईबीआईटी कितनी है? 50,000 रुपए। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है हमको, वैल्यू ऑफ फर्म। तो दे रखा है ईबीआईटी, तो ईबीआईटी से गाड़ी चलेगी अपनी। ईबीआईटी दे रखा है जो कि कितना है? 50,000। ईबीआईटी से माइनस कर दें क्या हम लोग? इंटरेस्ट को। 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। ठीक है, डेट का मतलब डिवेंचर इंटरेस्ट दोनों होते हैं। इस चैप्टर में डेट बोलेगा, डेट का मतलब क्या है? चाहे डिवेंचर हो चाहे लोन बॉन्ड, सब डेट में आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो डेट, डिवेंचर, बॉन्ड, मतलब डेट एक ब्रॉड टर्म है। डेट के अंदर कवर होते हैं क्या? डिवेंचर। डेट के अंदर कवर होते हैं लोन। डेट के अंदर कवर होते हैं बॉन्ड। तो इन्हीं का ब्याज लेना होता है। इसी को जो आप बैलेंसिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो इसी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग चिल्लाते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब क्या होती है? आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। बोरोइंग का मतलब ही होता है लोन फोन। तो 2 लाख का 10% कितना ब्याज हो गया? 20,000। तो 20,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन ऐसे सवालों में, ज्यादातर सवालों में, ज्यादातर वर्ड लगा रहे हैं, आपको टैक्स दे नहीं रखा होगा। पूरे सवाल में वो टैक्स दे रखा है, टैक्स हो गया नील। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना आ गया? 30,000। और ऐसे सवालों में पीडी भी नहीं होता है ज्यादातर, तो ये भी क्या हो गया? नील। तो ये क्या आ गया आपका? तो अगर ये दोनों नहीं थे तो यहीं लिख देते इक्विटी अर्निंग, कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब वो चीजें नहीं है तो डायरेक्टली इसको क्या लिख देते हैं हम लोग? इक्विटी अर्निंग लिख सकते थे, क्योंकि वो सब आइटम सवाल में है नहीं। सिस्टम से चलते तब भी वही आता, लेकिन जो चीजें नहीं वो कट गई। और इक्विटी अर्निंग कितनी आ गई? 30,000 रुपए। इक्विटी अर्निंग को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? कई से। कई क्या होता है? क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो कई को चाहे हम बोले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या बोले क्या? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, एक ही। तो वो दे रखा है तुम्हें 12.5%। 12.5%, चाहे ऐसे लिखे हम लोग 12.5%, या कुछ बच्चे ऐसे ना लिख के उसको पॉइंट में लिखते हैं, बात एक ही है, क्योंकि डिवाइड करना है आपको उसको। तो चाहे इसको 0.125 से डिवाइड करो तो भी वही आएगा, तो चाहे डिवाइड करो 12.5% से तो भी वही आएगा। और डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू ऑफ, करके डिवाइड करके बताओ कितना आया? 240। और इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जोड़ दो। डेट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम ही होती है जब तक कुछ ना बताए। ये हो गई आपकी 2 लाख। सम कर देंगे तो आएगा 4,40,000। ये क्या हो गई हमारी? मार्केट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट ये पूछा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बताओ, बता दिया। दूसरा क्या पूछा है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी K0 बताओ। तो फॉर्मूला लगा देंगे K0 का, अभी जो सीखा है, EBIT डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। तो EBIT आई है 50,000, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आई है 440, इंटू 100 करोगे तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा कितना? 11.36। ये आ गया आपका 11.36% आंसर। ठीक है, कोई समस्या? चलो फटाफट नोट करो फिर आगे बताएं।
अपना हो गया, हटा दें। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। और अगर दो क्वेश्चन देखें तो लगभग लगभग इसी तरीके का सवाल है, बस उसमें 1 2 3 4 फर्में दे रखी हैं। ऑलमोस्ट सवाल उसी जैसा है, बस इसमें फर्में कितनी दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं। तो काम तो वही करना है, अमाउंट में 4 कॉलम बना लो। तो साथ साथ करो फटाफट। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। फिर से इस सवाल में अगर देखें तो सबकी ईबीआईटी दे रखी है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख लिख लोगे। इसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट। और तफरी की बात है कि इंटरेस्ट भी दे रखा है तुमको। यहाँ ऊपर लिखा है, इंटरेस्ट को आई से डिनोट किया गया, यहाँ आई लिखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट है। वो लिख लोगे यहाँ 20,000, 60,000, 2 लाख और 2,40,000। वैसे इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, लेकिन अगर सवाल में टैक्स ना हो तो वही आफ्टर टीडी ना हो तो वही इक्विटी अर्निंग हो जाता है। तो इक्विटी अर्निंग आ गई हमारी 1,80,000, 2,40,000, 3 लाख और 3,60,000। डिवाइड करेंगे कई से, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, वो भी अलग अलग दे रखे हैं। इसका है 12%, इसका है 16%, इसका है 15%, इसका है 18%। आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आ जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना कितना आ रहा बेटा डिवाइड करके, 15 लाख। सब में वही आ रहा है क्या? 15 15 20 20 कुछ ऐसा आ रहा है। ऐड कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब इस सवाल में डेट नहीं दिया उसने, लेकिन इंटरेस्ट दे रखा है और इंटरेस्ट का रेट दे रखा है। पिछले सवाल में जब तुमने डेट वाले पैसे में इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया था तो इंटरेस्ट निकला था। तब इंटरेस्ट का यूजुअली फॉर्मूला क्या हो गया, कितना डेट है और इनटू कितना परसेंट है। तो आपकी डेट गायब कर दी, तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट परसेंटेज से डिवाइड कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, डेट का अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना है। तो मार्केट वैल्यू डेट कैसे निकलेगी, जो इंटरेस्ट दे रखा है उसको इंटरेस्ट रेट से कर लोगे डिवाइड। तो इंटरेस्ट के अमाउंट 20,000 थे, उसको 10% से डिवाइड करोगे तो 2 लाख आएगा। यहाँ इंटरेस्ट 60,000 का था, 10% डिवाइड करोगे तो 6 लाख आएगा। यहाँ 2 लाख था, डिवाइड करोगे 20 लाख आएगा। यहाँ दो मतलब 2,40,000 था, डिवाइड करोगे 24 लाख आ जाएगा। और ऐसा करने पे हमें मिल जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू फर्म का मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू होती है। यहाँ मतलब हम लोग लिखते हैं फर्म फर्म, लेकिन बात होती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि इक्विटी शेयर्स वगैरह तो ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी ना कंपनी की। मार्केट वैल्यू मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके
मतलब पूरी कंपनी का कितना परसेंट उनको मिलेगा टोटल। जैसे कहते नहीं है कि मेरी मेरी कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ है, तो सारा वैल्यू इक्विटी वाले को मिल जाएगी। कुछ वैल्यू उसमें डिवेंचर्स की होगी, कुछ वैल्यू इक्विटी वालों की होगी। तो डिवेंचर्स वालों को उनकी वैल्यू मिल जाती है जब कंपनी बंद होती है, और बाकी सब इक्विटी वालों को मिल जाता है, उनकी वैल्यू होती है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, अब इन सबका योगदान कहाँ आता है समझो तब। जैसे मान लो ये कंपनी है, सपोज कर लो, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी निकली है, 15 लाख। अब मान लो कोई इस कंपनी के शेयर्स खरीदे 10%, तो इसके हिसाब से वैल्यू लगाएगा। देखा पूरी कंपनी में जो इक्विटी है उनकी वैल्यू 15 लाख आ रही है, तो 10% का 1.5 लाख ले लो। हाँ, समझ लो। जैसे शार्क टैंक अगर देखा होगा, तो वहां सारे आते थे एंटरप्रेन्योर, तो क्या बताते थे, वैल्यूएशन लगवाते थे, कहते थे भैया 1% इक्विटी शेयर देंगे हम, 20 लाख रुपया चाहिए। समझ लो, तो इसका मतलब 1% का 20 लाख मांग रहे हैं, इसका मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू 20 करोड़ लगा देंगे। उसके साथ में जो बैठे होते थे कहते नहीं भैया वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मांग रहे हो, जिस हिसाब से तुम्हारी कंपनी है, जिस हिसाब से सेल हो रही है, जिस हिसाब से ग्रोथ है, 20 करोड़ तो वैल्यू थोड़ी निकलेगी तुम्हारी कंपनी की। तो कहता था नहीं भाई, 20 लाख मांग रहे हो लेकिन 1% नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5%। समझ लो, वैल्यूएशन कम हो गया। या 5% के बदले में 20 लाख दे रहा है, तो पूरी कंपनी की वैल्यू सिर्फ 4 करोड़ निकली। बात समझ लो। तो वैल्यूएशन से खरीदने बेचने, शेयर बेचना होता है, खरीदना होता है ना, ट्रांसफर करना होता है, तो यहाँ पे वो वैल्यूएशन क्या होते हैं, काम में आते हैं। किस वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाएगा उसी को वैल्यूएशन बोलते हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहे, ज्यादा रहे। जैसे उस कंपनी के शेयर वगैरह बिकेंगे, उसी हिसाब से बिकते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से। चलिए बताइए मार्केट वैल्यू फर्म कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया 17 लाख, 21 लाख, 40 लाख और 40। साथ ही साथ इस सवाल में पूछा था कि आपको WACC यानी कि K0 बताना, चाहे WACC बोले और चाहे क्या बोले हम लोग K0 बोले। फॉर्मूला लगा दोगे, EBIT डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ परसेंटेज लिख दोगे। तो 2 लाख डिवाइड बाई 17 लाख इंटू 100, जो भी आएगा वो लिख दोगे। 2 डिवाइड बाई 17 इंटू 100, 11.6%। 3 लाख डिवाइड बाई 21 लाख, 14.29%। 5 डिवाइड बाई 40, 12.5%। और 6 लाख डिवाइड बाई 44 लाख, 13.64%। तो अप्रोक्सीमेटली पहला सवाल और ये वाला सवाल क्या हो गया, लगभग लगभग सेम हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये चैप्टर है जिसमें 3 पार्ट है, वैसे यहाँ हमने कैपिटल स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन इसके अंदर सब कुछ है, मतलब इस चैप्टर का पूरा है। यानी इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ फर्म। मैंने यहाँ हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डाल दी गलती से, ना नाम क्या होना चाहिए था, पूरा जो चैप्टर का नाम है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ फर्म। तो फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ फर्म वाला जो चैप्टर है, इसमें कुल मिला के कुछ 42-43 सवाल निकले हैं। ठीक है, तो 42-43 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इसमें है, 41। और उसके बाद 12-15 सवाल और छापे हैं एडिशनल क्वेश्चन के नाम पे, जिनको खुद से ट्राई करना है। तो खुद से ट्राई करने वालों में हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया है कि खुद से ट्राई करो तो अपना आंसर वेरीफाई करा लो। ठीक है, तो एडिशनल सवाल आपको होमवर्क में लगाने हैं, लेकिन आज ही सारे नहीं लगा पाओगे क्योंकि आज ही टॉपिक तुरंत खत्म होंगे। जो टॉपिक पढ़ते जाना उसका लगा लेना, या फिर एक बार सारे यहाँ तक हो जाए उसके बाद एक दिन बैठ के लगा देना, ये आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे इसमें से याला तो लगा ही सकते हो घर पे आज ना, ये वाला भी लगा सकते हो क्योंकि सिमिलर है ना। तो जो सवाल देख के अंदाजा लग जाएगा तुमको। ये वाला लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, वही वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी, अपना लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। इसलिए एडिशनल क्वेश्चन में आंसर लिख दें जिससे अपना करने में आसान हो जाए। तो भैया यहाँ पे हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और आते हैं आगे। एक आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो 5 से पहले 6 कर लेते हैं। जहां पे आपने लिखा है ना NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, उसी के बगल में लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच।
उसी को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो नेट इनकम अप्रोच को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो नेट इनकम अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा करते हैं। यहाँ पे देखो भैया क्या है, कैसे करना है। ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है आपकी 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो अभी आपने फॉर्मूले सीखे थे इस चैप्टर में, कैसे कैसे चल रहे थे हम लोग के फॉर्मूले वगैरह। कि अगर मैं इक्विटी अर्निंग को डिवाइड कर दूं कई से तो क्या आ जाता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। ईबीआईटी को के जीरो डिवाइड कर देते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता है। तो ये सारी चीज समझ गए हो, उसी के अपना सवाल यहाँ पे चल रहा है। तो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है 4 लाख रुपए। फिर से वही पूछा है, क्या निकालना है? वैल्यू। और निकालो फटाफट वैल्यू ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्या लिखना है आपको? ऑपरेटिंग इनकम, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ईबीआईटी, जो कि है 4 लाख रुपीज का। तो ईबीआईटी हो गई अपनी 4 लाख की। फिर माइनस करेंगे अपन लोग इंटरेस्ट। 10 लाख रुपए की डेट है और ब्याज कितना बढ़ता है? 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, 10 लाख का 10%। इसके बाद आता है 3 लाख। वैसे हम तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, लेकिन सवाल में टैक्स होता नहीं है, तो वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन गया। पीडी नहीं होता है, वही अपना इक्विटी अर्निंग। इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहा जाता है, जो कि कितना है आपका? 15% का। डिवाइड कर दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ और डेट तो बता ही थे सवाल ने, कितने के हैं अपने पास? 10 लाख। तो 30 लाख आ गया आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो एक तो सवाल में ये पूछा गया था कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बताओ, तो सवाल का पहला पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट में वही WACC निकालना है और एक दो चीजें और निकालनी। तो सेकंड पार्ट में पहले तो आपको K0 एंड WACC निकालना है, जिसका फॉर्मूला सीखा आपने। क्या फॉर्मूला है? EBIT डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100। तो EBIT डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100 करोगे, जो फॉर्मूला भी पढ़ाया था वही अप्लाई करा रहे हैं यहाँ पे। कितना आ गया? 13.33%। इसके बाद दो और पूछे हैं, दो रेशियो पूछे हैं, एक है BS रेशियो और एक है क्या आपका? PV रेशियो। ठीक है, तो एक है हमारा BS रेशियो और एक है BV रेशियो। ठीक है, पहले थोड़ा समझो, ज्ञान लो, फिर वापस आते हैं। अभी आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, वहां एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जहां पे आप कंपनी की वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। ठीक है, तो उसी बैलेंस शीट को अगर मैं उस भाषा में बैलेंस शीट को लिखूं तो बैलेंस शीट में ये आइटम्स आते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत मेनली पड़ेगी जब हम लोग रेस वाला चैप्टर करेंगे वहां पे। तो देखो, एक हो जाता है हमारा क्या? शेयर होल्डर फंड। क्या हो जाता है? शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर एक तो आती है क्या? शेयर कैपिटल। और दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इस शेयर होल्डर फंड को शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्थ, या फिर
इसी को इक्विटी या ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। मतलब इसे खाली 3 नाम हो गए, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी, और तो एक तो ये हेडिंग हो गई इधर। दूसरी हेडिंग हो जाती है बोरोइंग, या फिर इसको डेट कहते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और एक क्या हो जाता है लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, चाहे इसको डेट बोले हो चाहे क्या बोले शॉर्ट टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म डेट या बोरोइंग होती है इसी को बोलते हैं करंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो नाम कितने हो रहे हैं देखो ध्यान से, चाहे मैं बोलूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चाहे बोलूं लॉन्ग टर्म डेट, चाहे क्या बोलूं नॉन करंट लायबिलिटी, एक है बात। चाहे मैं बोलूं शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेट, करंट लायबिलिटी, सब एक ही बातें हैं। तो नाम में आदमी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सब पता होना चाहिए तभी तो कंफ्यूज नहीं होगा। पता नहीं होगा तब तो कंफ्यूजन है कंफ्यूजन। इसी तरह एसेट साइड अगर आए तो इधर आ जाते हैं एक क्या आपके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके फिक्स एसेट हो गए, जो इनटेंजिबल एसेट है वो आ जाते हैं। आजकल इन नॉन करंट एसेट को पीपीई लिखने जाना लगा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो भी आगे सीखोगे। तो एक हो जाता है नॉन करंट एसेट, और एक क्या हो जाता है आपका, अभी तय समझने बहुत है। ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आते हैं यहाँ। एक और आता है क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी कुछ लोग इसी के अंदर लिख देते हैं। बात एक ही, कैसे बना सकते हैं कि इसके अंदर 3 हो गए। एक हो गई पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप टेंजिबल एसेट कहते हो, मतलब पहले बोलते थे टेंजिबल एसेट्स, अब बोलते हैं पीपीई। दूसरी हो गई क्या आपकी इनटेंजिबल एसेट, और तीसरी हो गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ करंट एसेट्स में आ जाएंगे आपके स्टॉक आ गए, बीआर आ गया, कैश आ गया, बैंक आ गया, डेटर आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आगे पता करना पड़ेगा, इसके बिना एफएम तो नहीं खत्म हो पाएगी। तो इसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी से वो 2 रेशियो बन रहे हैं। ठीक है, तो जिनका भी लिखने का मूड करेगा इसके फोटो शेयर कर देंगे, घर पे अपना टिप लेंगे। तो ये बैलेंस शीट आदमी को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर होती हैं, इन्हीं से इन फॉर्मूलों का जन्म होता है। ठीक है, तो जो बी एस रेशियो होता है, बी का मतलब होता है बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब क्या हो गया डेट, और एस का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। क्या होता है शेयर होल्डर फंड, जिसको आप क्या कहते हो, अब वो सब ज्ञान ना होता तो अप्लाई ना करा पाते, जबकि नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे ही बी का मतलब होता है बोरोइंग यानी कि डेट, और वी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो इससे इनके फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइप के रेशियो भी कह सकता है नेट इनकम अप्रोच में निकालने का। तो जहां आपने नोट्स बनाए हैं वहां ये 2 फॉर्मूले जाके लिख लो फटाफट। जहां आपने नोट्स बनाए इस चैप्टर की अभी शुरुआत करी थी वहीं पे ये भी लिख लो। उसी अप्रोच के अंदर ये 2 रेशियो निकालने की बात भी आपसे कर सकता है, बस पता होगा तो रेशियो अपने आप बनेंगे। बी का मतलब बोरोइंग, एस का मतलब शेयर होल्डर फंड, बी का मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकलेंगे। ये फॉर्मूले जहां फॉर्मूले लिखे थे वहां नोट डाउन कर लेना। अब इनको अप्लाई कराने की बारी है। तो डेट निकला है कितने का यहाँ 10 लाख का, इक्विटी कितने की निकली है 20 लाख की। काटोगे 1/2 आ जाएगा, या 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 लिखना चाहे 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ डेट आए हैं 10 लाख के, और वैल्यू ऑफ फर्म आई 30 लाख की, तो ये रेशियो निकला।
0.333333। तो जिनको बैलेंस शीट का थोड़ा सा ज्ञान होता है, ये रेशियो उनको याद नहीं करने पड़ते, वरना वे बच्चा याद करता है। बी एस रेशियो का फुल फॉर्म बोरोइंग डिवाइड बाय सेल होल्डर फंड। बाकी बस इसी में नाम में अपने आप है छोटा है, बस पता क्या होना चाहिए। बी का मतलब बोरोइंग, एस का मतलब शेयर होल्डर फंड मतलब जिसको इक्विटी कहते हो, और वी का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म। तो इस तरीके से 6 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने नोट डाउन कर लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का हो गया है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें एक और लिख दिया इन्होंने, एमएम अप्रोच। ठीक है, एक क्या लिख दिया इन्होंने, एमएम अप्रोच। ये बहुत बड़ी अप्रोच है, आगे चल के सीखेंगे, अभी इसके बारे में लिखेंगे। अभी आपने पढ़ा है सिर्फ एक अप्रोच, एनआई अप्रोच, इसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। इसके बाद पढ़ना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ना है एम अप्रोच। ठीक है, तो एम अप्रोच का जो सवाल होते हैं इसमें दो कैटेगरी के सवाल हैं। एक तो सवाल होता है जिसमें आपसे क्या पूछेगा, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने में यही फॉर्मूले लगेंगे जो एनआई अप्रोच में पढ़े थे। ठीक है, मतलब एमएम अप्रोच में भी वैल्यू ऑफ फर्म जो एनआई अप्रोच के फॉर्मूले उसी से निकाली जाती है, बस एक फर्क आता है। एमएम अप्रोच में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, वो के जीरो के बराबर होता है। मतलब ये जो मेथड है वो लेट करता है, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है आपकी, के जीरो के बराबर है। वैसे सवालों में हो सकता है के जीरो ना दे, सीधा क्या लिख दे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दे। बाकी एम अप्रोच में ये चीज हम आपको लिखवा देंगे, परेशान मत हो। तो अभी जो हम लिखवा रहे हैं वो इसी क्वेश्चन के अंदर लिख लेना। नोट्स में कैसे लिखना है वो पूरा एम अप्रोच आने दो तीसरे नंबर पे, तो डिटेल में लिखवा देंगे। अभी जो हल्का फुल्का लिखने वाली बात है वो यहाँ लिख लेना। अंडर एमएम अप्रोच के जीरो इक्वल होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के। तो इस सवाल में अगर इतनी बात आपको पता है तो बस सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। 3 फर्में दे रखी हैं, एक्स वाई जेड, और इन तीनों की दे रखी है ईबीआईटी। इन फर्म्स की दे रखी है आपको ईबीआईटी। इसकी ईबीआईटी दे रखी है 13 लाख रुपीज, इसकी भी ईबीआईटी दे रखी है 13 लाख रुपीज, और इसकी भी ईबीआईटी दे रखी है 13 लाख रुपीज। पूछा गया है कि आपको वैल्यू ऑफ फर्म बताना है। क्या बताना है हमको, वैल्यू ऑफ फर्म बताना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म बताना है। और ईच शेयर्स की भी वैल्यू बतानी है, वही बता देंगे। तो ईबीआईटी को सीधा डिवाइड करो किससे, के जीरो से, जो कि दे रखा है 12%।
ऐसा करते हो तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। हाँ बेटा, कितना आ गया? 1,08,033 ऐसा कुछ आ रहा है ना? इतना ही आ रहा है ना सबका? चलो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ फर्म आ चुका है, और अगर हम वैल्यू ऑफ फर्म से क्या माइनस कर दें? वैल्यू ऑफ डेट या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, जो कि इस जगह पे है नहीं। यहाँ पे 9 लाख है और यहाँ पे कितना है? 10 लाख। यहाँ नहीं है, यहाँ है आपका कितना? 9 लाख, और यहाँ पे है 10 लाख। माइनस कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये आ गया इतना, इसमें से माइनस करोगे 99 लाख, इतना आ जाएगा। इसमें माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहां से पिछले चैप्टर वाला ज्ञान लगेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ चुकी है, और पिछले चैप्टर में यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कैसे निकालते थे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब सारे शेयर्स की वैल्यू। अगर इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक शेयर का मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इसीलिए तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। इससे क्या आ जाएगी? पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी, यानी उसी को हम लोग टेम्पल भाषा में क्या बोलते हैं? एमपीएस, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर। 36 रुपए 11 पैसे, 39.73 पैसा, और 49.17 पैसा। 49.17 पैसा। 49.17 पैसा। और क्या, हटा दे बेटा, नोट हो गया। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो यानी पेपर नंबर 11, इसमें टोटल देखा होगा 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है। 7 चैप्टर दे रखे हैं किसमें? एफएम में, और 4 दे रखे हैं किसमें? बीडीए में। इस 7 में भी एक चैप्टर थ्योरी का है, 6 चैप्टर प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल के नाम पे देखें एफएम में टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जो सबसे बड़ा चैप्टर था। ठीक है, 100 क्वेश्चन के आसपास हो गए थे सब मिला के। दूसरे नंबर पे आप पढ़ रहे हो ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो अगली 3-4 क्लासेस में ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और जो एफएम वाला पार्ट है इसमें 6 चैप्टर पढ़ने, उसमें आप 2 चैप्टर पढ़ चुके होंगे। यानी इस सप्ताह के अंत तक में खाली एफएम का देखें तो 33% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 1/3। कोर्स खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, पीछे की चीज रिवीजन करते रहो। ठीक है, इस बार पढ़ाने में थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि कोर्स जल्दी खत्म करने के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वरना 100 में से 90 बच्चों का काम इस चक्कर में खराब होता है कि 4 महीने मान ली क्लासेस खत्म हो गई, फिर अगले महीने साले कुछ कर ही नहीं रहे। जबकि तुम ये चाहते हो क्लासेस जल्दी खत्म हो जाए तो एकदम बहुत बढ़िया रिवीजन करें, खूब बार करें। लेकिन कुछ बच्चों की कमजोरी है कि जब क्लास में आते हैं, टीचर रहता है तो उसी बहाने पढ़ते रहते हैं। जब एक महीना खाली हो जाता है उनका, ना कहीं जाना ना कहीं आना, फिर सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये क्या पढ़ें, क्या रिवाइज करें कितना ना करें। कुछ बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते, तो वही सब बच्चे फिर अगले महीने क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसलिए इस अटेम्प्ट से अप्लाई किया है कि बहुत ज्यादा सिलेबस जल्दी खत्म करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे,
साथ साथ तुम्हारी तैयारी अच्छी होती रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो, अल्टीमेटली तो क्या है कि पेपर सही करने हैं आपको। तो जो नहीं कि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करे, हो सकता है 4.5 महीने लगाए, हो सकता है 4.25 महीने लगाए। तो सिलेबस कंप्लीट करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, तैयार करते जाओ उसमें। तो इसलिए हर हफ्ते पहले से ही टेस्ट रख दिया है कि हर हफ्ते इस तारीख को टेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो मैं हफ्ते में चलेंगी 6 दिन क्लासेस और 1 दिन रहेगा टेस्ट। तुम लोग ने 1 दिन छुट्टी कर दी है और क्लास और टेस्ट 1 दिन कर दिया, वरना फिर 1 दिन एक्स्ट्रा दौड़ के आना पड़ता। इसे 1 दिन कम से कम नहीं आना पड़ेगा, घर में आदमी रिवाइज कर लेगा, कुछ बचा कुचा होगा तो वो कर लेगा। तो वैसा कर दिया है। फर्स्ट ग्रुप में तो ये भी नहीं चलता, फर्स्ट ग्रुप में 6 7 दिन आना, 7 दिन पढ़ना, 7 दिन अपना टेस्ट चलेगा। फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा चीज़ें हल्की फुल्की कंपेरेटिवली सेकंड ग्रुप। तो उस तरीके से आपको डील करनी। साथ ही साथ मतलब ये समझ के चलो कि तुम्हें रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा अलग से समय नहीं मिलेगा, ऐसा तुम्हें मान के ही पढ़ाई करनी है अभी से। जब इस इंटेंशन के साथ पढ़ोगे तो उस समय ये नहीं लगेगा कि रिवीजन के लिए अलग से समय नहीं मिला। अलग से समय चाहिए क्यों, जब तुम डेली डेली रिवीजन कर रहे हो तो डेली रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो अच्छे से, तो अलग से रिवीजन करने की नीड ही उत्पन्न नहीं होगी। डेली बेसिस पे अपना सवाल लगाते रहो। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म हो गया है, एक आध बार पूरे सारा सवाल रिवाइज कर डालो, अभी अभी टाइम ही टाइम है आपके पास, बाकी सब्जेक्ट नहीं चल रहे हैं। उसके बाद जब और कंटेंट शुरू हो जाएगा तो रैंडमली कभी 2 सवाल लगा लिए, कभी 3 सवाल लगा लिए। चैप्टर से टच कभी नहीं छूटना चाहिए, बस ये समझ के चलना है। एक बार चैप्टर से टच छूटा, चैप्टर तुम्हें छोड़ देगा। तो चैप्टर से कनेक्ट जो होता है ना, वो बना रहना चाहिए। जैसे आप करते हो ना पर्सनल लाइफ में, किसी दोस्त अगर 1 हफ्ते तक बात नहीं, उसका फोन नहीं आया तो जबरदस्ती घुमा लेते हो, और भाई क्या हाल चाल चल रहा है, समझ लो। जैसे उसको ये ना लगे कि लो तुमने छोड़ ही दिया बिल्कुल उसको, ऐठन आ गई, समझ लो। ऐसी हमें क्या कर रहे हैं, लो भैया आप बोल ही नहीं रहे हैं, कोई फोन ही नहीं करते, ऐसे डेली फोन में लाया करते थे। तो आपने क्या करता, अपने मन से कभी उसने मिला लिया, कभी तुमने मिला लिया, तो अपना काम चल रहा है। अदरवाइज पता अगर 1.5 साल बाद किसी को फोन करो तो कहना भी लाजमी उसका कि जरूरत पड़े तब फोन कर रहे हो। सही भी कह रहा, गलत क्यों कह रहा है। तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा करता, तुम भी वही कहते कि लो आज इनको जरूरत पड़ी तब फोन कर रहे बाबू जी, अदरवाइज तो करते नहीं कभी। कभी तो हालचाल भी लेना उचित नहीं समझा इन्होंने। दूसरे चैप्टर के साथ, अगर चैप्टर के साथ तुम धोखा करोगे, चैप्टर नहीं पढ़ोगे, सवाल नहीं लगाओगे, तो सब छोड़ देता है चैप्टर ही तुम्हें। कहता ठीक बेटा आने तो इनका नंबर, जब टेस्ट होगा तब बताएंगे इनको कितना आता है। वो अपना रंग दिखाने लगता है चैप्टर। इसलिए बीच बीच में रैंडम बेसिस पे चैप्टर के क्वेश्चन लगाते रहो। उसमें एक सीरीज से चलने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब पहली बार आप रिवीजन करते हो तब आपको एक एक सवाल लगाना पड़ेगा। पहली बार, दूसरी बार, 1 2 बार रिवीजन पूरा पूरा चैप्टर लगाना है आपको। उसके बाद रैंडम बेसिस पे लगाने मिक्स क्वेश्चन, कभी ये 2 सवाल लगा लिए, कभी वो 4 सवाल लगा लिए, जिससे आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज डेवलप हो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी सवाल दे दिया जाए तो आप लगा पाओ। एग्जाम में यही तो गड़बड़ होती है कि रैंडमली 8 10 सवाल हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और उसके लिए हम मेंटली तैयार नहीं होते हैं, फिर वहां काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपने मेंटल लेवल को इस तरीके से इंप्रूव करना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में रात में कोई 4 बजे जगा के दे दे कहता बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल लगाना है, तो तुम्हारा मुंह नहीं बनना चाहिए। फट से उठे, मुंह धुले, सवाल लगा के दिखा। ऐसा काम होना चाहिए। तब कहा जाता है कि हाँ भाई आपकी पढ़ाई एकदम मजेदार चल रही है, कि कभी भी कुछ पूछा जाता है तो फटाक से उसको बता देते हो। आप गाड़ी चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या वहां बता के आता है कि सामने वाला कि अब तुमको ठोकेगा। हर पल के लिए हमेशा सतर्क रहते हो कि ब्रेकर भी आ सकता है, इधर से जीप भी आ सकती है, कहीं से जा रहे हो इधर कोई रोड है तो भी देखते रहे तो कहीं कोई निकल के ना आ जाए, वो ठोक ना दे। समझ लो। तो हर एंगल को समझ के आप ड्राइव करते हो। वैसे पढ़ाई में होता है कि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है आदमी, रैंडम। जब उस लेवल की आप मेच्योरिटी रखते हो तब आपका सिस्टम सही चलता है। जहां पे आपको प्रॉपर टाइम चाहिए हर एक चीज करने के लिए, कहा जाए बेटा चैप्टर का टेस्ट हो तो 1 हफ्ता पहले आदमी बताए, समझ लो। उसका मतलब है कि जब भैया तुम्हें बताया जाएगा तब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब तुम टेस्ट दोगे। तो ऐसे तो हो चुका कहानी। इसलिए किसी चीज का टेस्ट हो ना हो, रिवीजन करते रहना चाहिए लगातार।
आज नहीं तो कल होगा, नहीं भी होगा तो एग्जाम तो देना ही है 6 महीने बाद। सब रिवाइज करते रहना चाहिए फटाफट फटाफट फटाफट, तभी मजा आएगा। हमसे डाउट पूछते हो तो उनको बता कौन पूछते हो, कभी कोई कौन सा चैप्टर पूछ रहा, कभी कोई सवाल पूछ रहा, कभी कोई कुछ पूछ रहा, हम बताते कि नहीं बताते? तब तो नहीं कहते कि तुम लोग ने पहले हमको नहीं बताया कि आज तुम हमसे मटेरियल का सवाल पूछने आओगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 3। हम डाउट क्लास रहते हैं, जो भी डाउट है अपना लेके आओ, बता देते हैं खटाखट। मतलब हम भी ऐसे ही कहें कि हमको बताओ एक हफ्ते पहले कि अगले हफ्ते कौन से डाउट पूछोगे, तब तो हो चुका काम, खत्म ही हो जाएगा ना। तुम एक हफ्ते पहले बता पाओगे, तुम्हें क्या पता एक हफ्ते बाद कौन सा डाउट आने वाला है। पहले डाउट आदमी लिखे, क्या डाउट आया, फिर हमको बताए, फिर हम एक हफ्ते बाद उसको टाइम दें, फिर वो डाउट बताएं। तो बताएगा दिसंबर 25 का दिसंबर 28 आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई में बेटा थोड़ी सी मेच्योरिटी लाओ, तभी मजा आ पाएगा, समझ लो। जितनी कॉन्सेप्चुअली बातें होती, जितने फॉर्मूले होते, जितनी तरीके से चीजें हो सकती हैं, एक एक चीज डिटेल में इसीलिए बता देते हैं कि कुछ भी ऐसा ना रह जाए कि छूट जाए और आप ना कर पाओ। लेकिन वो सब दिमाग में तभी बना रहेगा जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। जब तक वो मल्टीपल टाइम वाला रिवीजन नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आ पाएगा लाइफ में। चलो आगे चलते हैं बेटा, और सवाल करते हैं। तो इसमें एक वैरायटी, इस चैप्टर में हमने बताया कितने पार्ट है, 3 पार्ट। उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा हम लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। इस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर एक वैरायटी का सवाल ये होता है जहां तुम वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी या उसके आधार पे कभी कभी K0 KE वगैरह निकालते हो। ठीक है, एक टाइप का सवाल हो गया ये। ठीक है, अब इसी टाइप के सवाल के अंदर कई सारे मेथड, एक आपने पढ़ा कौन सा, NI अप्रोच, ऐसी कई सारी और अप्रोचेस भी हैं, वो भी पढ़ाई जाएंगी, चिंता मत करो। एक सवाल देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल वैसे ही है जैसे पिछले चैप्टर में एक सवाल देखा था, 7-8 केसेस बने थे और वहां से कंपेयर किया था। हल्का सा उसमें और एक्स्ट्रापन है इस सवाल में, वो भी कर ले जाएंगे। एक बार सवाल पढ़ लो फटाफट। कह रहा कंपनी के पास 30% डेट है और 70% क्या है, तो वेट डिजाइन हो गया कि डेट हो गया अपना 0.30 और इक्विटी कितनी हो गई 0.70। वेरियस प्रपोजल आ रहे हैं जिनमें कॉस्ट कितनी लगनी है, 30 लाख से कम। तो अपने पास एक प्रपोजल आया जहां 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेरी कर रही है, अगर मुझे 5 लाख रुपए तक की जरूरत होगी, ठीक है, वैसे अबव यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था अप टू 5 लाख, वरना अबव तो नीचे रहेगा ना। तो अगर 5 लाख तक रुपए प्रोजेक्ट में लगाने होंगे, कहीं 5 लाख की जरूरत है, तो डेट लेंगे तो 9% पे मिलेगी, इक्विटी लेंगे 13% पे मिलेगी। 5 लाख से 20 लाख के बीच में अगर लेना होगा तो 10-14, 20 से 40 के बीच में लेना होगा तो 11 और 15। मतलब अमाउंट पे कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। नीचे बोला टैक्स रेट बेटा 50% का है, समझ गए हैं। 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कितने की, 8 लाख फॉल करेगा यहाँ ना। तो दूसरे प्रोजेक्ट में जरूरत कितने की है, तो 22 लाख फॉल करेगा। तो जो 8 लाख वाला प्रोजेक्ट है उसमें ये कॉस्ट अप्लाई होंगी, जो 22 लाख प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी कॉस्ट अप्लाई होंगी, ये वाली कॉस्ट अप्लाई होंगी। डेट इक्विटी का रेशियो कॉमन है, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों प्रोजेक्ट में क्या निकालना चाहिए था, WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। इसके बाद इन दोनों प्रोजेक्ट में जो रिटर्न आएगा, यील्ड मतलब कमाई होगी, वो कितने परसेंट की होगी, 11। तो अगर कॉस्ट कम लग रही 11 से, तो रिटर्न कितने का आएगा, 11, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर उल्टा हो गया प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जिसमें ज्यादा हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही बिजनेसमैन छोड़ सोचता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें तुम 20% पे भी लोन दो, 8-10 करोड़ का, तो हम ले लेंगे। समझ पा रहे मेरी बात को, क्योंकि अपना क्या है कि अगर मान लें 20 करोड़ का मैंने लोन लिया 20% पे, तो हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से इनकम होगी 30%, 35%। तो 20% में कोई दिक्कत की बात नहीं, उधर से 35% कमाएंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, 20 तुम्हें दे देंगे, तब भी 10-15 बचेगा। लेकिन किसी के व्यापार में अगर प्रॉफिट हो मान लो कितना, सिर्फ 10% का,
रिटर्न आ रहा 10% का, तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। वो सोचेगा हमें क्या मिले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी रहे, 6 रहे, 7 रहे, तभी तो बचेगा। बात समझ लो। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बिजनेसमैन ये सोचता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, रिटर्न उससे ज्यादा होना चाहिए, तब तो यहाँ इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे और कुछ बनाएंगे। रिटर्न आया 12, कॉस्ट आई 10, तभी तो 2 बचेगा। कहीं उल्टा हो जाए, रिटर्न आ रहा 10, रिटर्न का मतलब कमाई, उस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाएंगे उससे हम कितना कमाएंगे, उसको बोलते हैं रिटर्न या यील्ड। तो अगर मेरी यील्ड या रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम है, प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, अदरवाइज क्या कर लेंगे, रिजेक्ट। वो तो सिंपल है, इसमें कुछ रटने जैसी चीज नहीं है, जबरदस्ती कोई फॉर्मूले बनाए या रटवाएं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सब लॉजिक के हिसाब से चल रहा है। कुछ सवाल में कहानी ये है कि हमें इन दोनों प्रोजेक्ट की सबसे पहले निकालनी पड़ेगी WACC, और उसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, रिटर्न के परसेंटेज से। फिर हम अपना डिसीजन सुना पाएंगे कि किस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें, किस प्रोजेक्ट को। आंसर आएगा सिर्फ 2-3 लाइन का, बहुत बड़ा आंसर नहीं आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अपने हैं प्रोजेक्ट जो है, एक ए और एक है क्या, बी। एक ए प्रोजेक्ट है और एक क्या है हमारा, बी प्रोजेक्ट है। इसमें जो कॉस्ट लगनी है, ए प्रोजेक्ट में लगनी 8 लाख की, और बी प्रोजेक्ट में कितने लगनी है, 22 लाख की। फिर इनमें निकाल लेते हैं WACC यानी कि K0। अब जब 8 लाख लगाओगे तो यहां फॉल करोगे, डेट की कॉस्ट आएगी 10%, वेट कितना है, 0.30। ठीक है, चलो वो भी बना देते हैं, छोटे छोटे बनेंगे, जबरदस्ती बनाने वाली बातें हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बना देते हैं, जिससे डाउट ना आए रिवीजन करते समय। ठीक है, तो वेट ऑफ डेट जो है वो 0.30 का है, वेट ऑफ इक्विटी कितना है, 0.7। जब 8 लाख प्रोजेक्ट में डालोगे तो डेट मिलेगी 10% पे, इक्विटी मिलेगी 14% पे, इक्विटी मिलेगी 14% पे, डेट मिलेगा 10%। और जब 22 लाख लगाओगे तो डेट 15, नहीं, इक्विटी 15 और डेट 11, ये 15 और ये किसमें मिलेगा, 11। इससे निकाल सकते हैं हम लोग WACC यानी K0, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका फॉर्मूला होता है KEWE प्लस KDWD, जो आप पिछले चैप्टर में ही सीख चुके हो। तो इनको मल्टीप्लाई करके जरा K0 की वैल्यू बताना, कितना, 12.8, और सेकंड में 13.8। और जो हमारा रिटर्न है, रिटर्न बोले या क्या बोले, यील्ड, ये है सिर्फ 11% का। तो चाहे इस प्रोजेक्ट में देखें तो कमाई कम है, कॉस्ट ज्यादा है, इस प्रोजेक्ट में देखें तो भी कमाई क्या है, कम है, कॉस्ट ज्यादा है। यानी हमें इन दोनों में से कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिसीजन लिख देंगे, सिंस WACC यानी K0 आर ग्रेटर देन किससे, रिटर्न या यील्ड परसेंटेज से, इन बोथ द प्रोजेक्ट, हेंस नो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, हेंस बोथ प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। कुल मिला के एग्जाम को बताना है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही प्रोजेक्ट में ज्यादा आ रही है, किससे, रिटर्न से, इसलिए दोनों क्या करना है, हमें रिजेक्ट करना। अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश की बात है, बाकी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। एग्जामिनर को सिर्फ ये बात बतानी है कि रिटर्न कम है, कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो अगर ऐसा होता कि यहाँ रिटर्न आ जाता, सपोज कर लो 13% का, तो हम क्या कह देते कि ए को एक्सेप्ट कर लो, बी को रिजेक्ट मान लो। यहाँ आ जाता मान लो 14% का, तो लिख देते दोनों को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, कंपेयर करना है, उससे हम बता पाएंगे कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है।
सिंपल सा सवाल है, बहुत ज्यादा कुछ भी इसमें कठिन वाली बात नहीं। अब इस सवाल में देखो तो कोई इस चैप्टर का ज्ञान ही नहीं है। ये सवाल तो देखो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से रिलेट करता है, लेकिन पढ़ा है यहाँ तो क्या दिक्कत की बात, करना तो है ही, यहाँ करो वहां करो क्या मतलब बनता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक सवाल है उस चैप्टर का, और एक इस चैप्टर से ये वाला सवाल पिक कर दे मान लो एग्जाम में, तो हम तो बोलेंगे दोनों सवाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हैं। अब बुक में देखा गया इससे करके तो कहेगा नहीं भाई ये तो डिसीजन वाले में लिखा है चैप्टर में, ना ये सीधा कनेक्टेड है किससे, कॉस्ट ऑफ चैप्टर वाले चैप्टर से। तो आई थिंक बेटा नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। चलिए 7th वाला हो गया हम लोग का, 5th 6th हो गया है। तो एक वैरायटी के सवाल इस तरीके के होते हैं। अब आएगी एक दूसरी वैरायटी, ठीक है, पहले समझना है फिर सवालों में घुसना है। 4-5 सवाल उसमें हैं बढ़िया मस्त मस्त सब कराए जाएंगे, ठीक है। एक सवाल ऐसा आएगा, कहेगा भाई हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है हमारी, 5 लाख रुपए। कहेगा अपने पास हम इस कैपिटल को 2-3 जगह से ला सकते हैं। एक ऑप्शन है इधर देखो, इक्विटी शेयर से रेस कर दे कितने लाख रुपए, 5 लाख रुपए। नो डिफरेंस। एक हो गया 2.5 लाख के डेट इशू कर दें, 2.5 लाख के क्या इशू कर दें। एक हो गया कि हमने 5 लाख के प्रेफरेंस इशू कर दिए। एक हो गया 1 लाख के इक्विटी, 1 लाख के प्रेफरेंस, 3 लाख के, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें नहीं बनाना है, ये सवाल बना के तुम्हें देगा। 2-3 कॉम्बिनेशन तुमको बताएगा, एक ये आपके पास ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। हमें बताना होगा कि इन तीनों ऑप्शन में कंपनी के लिए सबसे बेहतर कौन सा रहा, ठीक है। तो सवाल एक बार दिखाते हैं, अभी करा नहीं रहे। जैसे यहां देखो इन्होंने कहा इतना है और हमको कितना पैसा चाहिए, ये 25 लाख रुपए रेस करने के 3 तरीके हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डेट। हमें बताना है कि इन तीनों में कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इन तीनों में बेहतर कैसा रहेगा। तो सवाल इस तरीके के होते हैं कि 2-3 अल्टरनेटिव रहेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के, और उनमें से अपने को क्या चुनना है, ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट चुनना है। अब मुद्दा है सर बेस्ट चुना कैसे जाएगा, ठीक है। तो जो आज की क्लास में पहला फॉर्मेट बनाए थे कौन सा, एमपीएस वाला, ये जो बनाए थे आज सबसे पहले, कहाँ चले गए, तो ये हर एक अल्टरनेटिव में ये चार्ट बनाना है। कहां तक का, जिस केस में एमपीएस सबसे ज्यादा आ जाएगा वो केस ऑप्टिमल होगा। समझ गए। तो ऐसे सवाल तो बड़े सिंपल हो गए, मतलब हर केस में क्या निकालना, एमपीएस जहां बढ़िया आएगा टिक कर देंगे, याला बढ़िया, बात खत्म हो गई। क्लियर है पक्का। क्योंकि हर कंपनी चाहती कि उसका एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या रहे, क्योंकि आम इंसान जो कॉमर्स की दुनिया का नहीं होता है वो मार्केट प्राइस से ही जज करता है कंपनी की वैल्यू। मान लो किसी शेयर का दाम है 20 रुपए, कल आज 22 रुपए हो जाए, तो केवल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो दुनिया में, तो कोई समझेगा कि बढ़िया कंपनी यार, कल दाम 20 रुपया थे, आज देखो 22 रुपया हो गए मार्केट प्राइस। तो आज सोचेगा आज 22 में खरीदेंगे, कल 24 हो जाएंगी, परसों 25 हो जाएंगी, उसको अच्छा समझेगा। और एक कंपनी है जहां दाम कल 20 रुपए थे, आज है 20 रुपया 1 पैसा, तो ठीक तो है लेकिन उतनी अच्छी थोड़ी ना जितनी अच्छी ऊपर वाली। यानी मार्केट प्राइस से ही दुनिया जज कर रही है किसको, समझ लो। जैसे यही चीज इंटरव्यू में होती है, इंटरव्यू में मार्कशीट तुम्हारी अलग रखी होती है, उस समय जो बातचीत हो रही होगी उससे जज करा गया तुम्हारा इंटरव्यू और तुम्हारी वैल्यू। एक मार्कशीट में दिख रहे होंगे कॉस्टिंग में 90 नंबर, लेकिन पूछ रहे हैं तो कुछ बता नहीं पा रहा है, उनसे कह नहीं पा रहा कि नकल अकल करके पास हुए हो, लेकिन उसके मन में वही चल रहा है कि पता नहीं साले के 90 नंबर कैसे आ गए। जैसे अभी इंटरव्यू हो रहे थे
तो वहाँ काफी बच्चे हुए गए थे। एक बच्चा बाहर का था, उसकी ऑल इंडिया शायद 30 या 28 रैंक थी। इंटरव्यू ने दो चार सवाल पूछे, नहीं बता पाई तो इंटरव्यू सीधा मुंह पे बोल दी कि तुम्हारी रैंक कैसे आगे पे ऐसे, बता तो कुछ पा नहीं रहे हो, रैंक तुम्हारी कहां से 28 आ गई। तो बेइज्जती वाली बात हो जाती उस समय कि वैसे पढ़ाई में तो रैंक लाया है, लेकिन अब बता नहीं पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला तो नहीं समझेगा ना। ऐसे दुनिया जज करती है, वैसे तुम्हें भी करना है। ठीक है। तो कुल मिला के जिस केस में एमपीएस सबसे ज्यादा आ जाएगा, उस केस में उसी को हम ऑप्टिमल बोलेंगे कि यही कंपनी के लिए बेस्ट है। आंसर किस पे डिपेंड करेगा हमारा, एमपीएस पे। हायर एमपीएस, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कभी कभी सवाल में ये पी रेशियो तुम्हें नहीं देगा, तो अपना आंसर इससे पहले रोकना पड़ेगा। फिर अपना डिसीजन किस पे सुनाएंगे हम, इस पे सुनाएंगे। अभी ने कहना उसके पहले भी कुछ ना दे रखा हो, सब दे रखा होगा, यानी बेस्ट एमपीएस चुनना है। और अगर पी नहीं दे रखा, नहीं निकल पा रहा है, तो फिर बेस्ट ईपीएस पे आ जाएगी। इतना ही है कहानी इसकी। अब समझना हमारी बात को बहुत ही ध्यान से। ऐसे सवालों में क्या होगा, पहले से कंपनी ऑलरेडी चल रही होगी, और पहले से उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ कैपिटल होगी ही होगी। पहले से कुछ ना कुछ कैपिटल क्या होगी, होगी होगी। फिर कहेगा एक्सपेंशन होगा 25 लाख रुपए का, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखना, इस केस में आप इशू करोगे क्या, इस केस में, इस केस में, लेकिन पहले से जो है वो थोड़ी भाग जाएगा। समझ लो, जैसे पहले जो 25 लाख के डिवेंचर है ना, तो इसका ब्याज तो तुम्हें देना ही पड़ेगा हर एक केस में। और अगर डिवेंचर तुमने और इशू किया, तो इस केस में ब्याज बढ़ जाएगा, पुराने वाले डिवेंचर का ब्याज प्लस नए वाले डिवेंचर का ब्याज। समझ पा रहे मेरी बात को, यानी पुराना वाला मैटर कहीं नहीं जाएगा, वो तो सब पिक्चर में रहेगा ही रहेगा। तो जो चीजें आप नई इशू करते हो, प्रेफरेंस शेयर नए इशू करते हो, तो पीडी बढ़ जाएगा। जो पहले प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दे रहे होगे 25 लाख का 9%, इसमें ये वाला पीडी और एड ऑन हो जाएगा। जब आप डिवेंचर इशू करोगे, उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा। बट डिवेंचर का असर कहाँ आएगा, इस स्टेटमेंट में। डिवेंचर का असर इस स्टेटमेंट पे आएगा, डिवेंचर का असर इस स्टेटमेंट पे आएगा यहां। डिवेंचर इशू होने की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती। प्रेफरेंस से इशू करते हो तो उसका असर कहां आएगा, यहां आएगा। और अगर इक्विटी से इशू करते हो तो उसका असर जानते हो कहां आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हर चीज का प्रभाव हर जगह नहीं पड़ेगा। जब आप प्रेफरेंस शेयर वाले में रहोगे, तो उस केस में आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ जाएंगे। इक्विटी शेयर में रहोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही आसान होता है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इजिएस्ट पार्ट है, समझ लो सबसे आसान पार्ट है। तो एक दो सवाल में करोगे तब दिमाग पे सेट हो जाएगा सारा मामला। होता बहुत आसान है, बस एक बार सामने से हो जाएगा तो बड़ा अच्छा अच्छा सा फील होगा। तो आओ एक बार सामने से करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है, और इसमें देखें तो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इन सबका सम कर लेंगे, और जो आ रही है हमारी 1 करोड़ यानी 100 लाख पकड़ लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सिस्टिंग कैपिटल। न्यू कैपिटल कितनी इशू करनी है, 25 लाख रुपए की। अब कितनी कैपिटल हो जाएगी, 125। ठीक है। फिर कंपनी का रिटर्न कितना है, 12%। मतलब पहले कंपनी कमाती थी 100 लाख का 12% यानी 12 लाख, लेकिन अगर नई कैपिटल हमने लगा दी व्यापार में, तब तो कितना हो जाएगा, 125 लाख कैपिटल, और तब कितना कमाएंगे, 125 लाख का 12%। किसी भी केस में हम इशू करें 25 लाख तो आएगा ही आएगा ना, और कैपिटल हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी। और कम मतलब ये कैपिटल रेस करने के बाद हमारी जो अर्निंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 लाख। इसी को बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। तो सवाल कैसे लगाया जाता है और दिखाते हैं आपको करके एक सवाल, तो ज्यादा मजा आ पाएगा। अपने पास सवाल में 3 अल्टरनेटिव है। एक है हमारे पास अल्टरनेटिव 1, एक है अल्टरनेटिव 2, और एक है अल्टरनेटिव। ठीक है।
किसी भी अल्टरनेटिव पे चलेंगे, पैसा और 25 लाख आने के बाद टोटल कैपिटल हो जाएगी हमारी 125 लाख रुपए की, और कमाई का परसेंटेज तो सवाल बता ही रहा है 12%। कहीं से पैसा लगाएं, कमाई तो हमारी इतनी होगी, कितनी निकल के आ रही है, तो यानी पैसा 25 लाख और आने के बाद व्यापार में हमारी अर्निंग हो जाएगी बिफोर टैक्स 15 लाख रुपए। फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में ध्यान रखना है, ऐसे लिखा जाएगा, एक हो जाएगा एग्जिस्टिंग और एक हो जाएगा न्यू। जो पुराने डिवेंचर्स थे इस पे 7% ब्याज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने हैं, हर केस में देना पड़ेगा। तो 25 लाख का 7% निकालें अगर, कितना आया? ये तो हर केस में पड़ना ही वाला है, क्योंकि ये पुराना मैटर है। और नए डिवेंचर जो इशू कर रहे हो वो 25 लाख के इशू कर रहे हो, वो भी तीसरे केस में 8% में। तो इसका असर जब आप जिस पैटर्न में इशू करोगे, जिस अल्टरनेटिव पे इशू करोगे, उसका असर उस अल्टरनेटिव पड़ेगा। तो कहाँ डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम? तीसरे वाले में, तो इसका ब्याज कहाँ आ जाएगा? तीसरे वाले। यही बता रहे थे कि जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो उस केस में इंटरेस्ट आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए बढ़ गया, माइनस कर दो, आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 13,25,000, 13,25,000 और 11,25,000। इसके बाद टैक्स माइनस करोगे, जो सवाल कह रहा है कि 50% का है, माइनस करने के बाद आ जाएगा पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना हो गया बेटा? 667, 6,62,500 और यहाँ 5,62,500। आई थिंक यही आए होंगे। इसके बाद माइनस करोगे क्या? प्रेफरेंस, इसमें भी 2 हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग और 25 लाख रुपए का 9%, ये पुराना है, ये तो सब में ही पड़ेगा। खुद जरा देखो कौन है। 25 लाख का 9% तो सब में पड़ेगा। अभी आ नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, बाद में आना, बाद में। 25 लाख का 10% यानी नए आप इशू करोगे प्रेफरेंस है, वो भी किस कैटेगरी में? सेकंड कैटेगरी में। रेट क्या है उसका? 10%। तो 25 लाख का 10% यानी 2.5 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट बढ़ जाएगा। माइनस कर दो, आ जाएगी हमारी इक्विटी अर्निंग। कितना आ रहा है? 4,37,500। इधर 1,05,500 और यहाँ पे 4,37,30,37,500। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। अब इधर देखना, पहले से अगर शेयर देखो तो 100 रुपए वाले शेयर हैं, यानी कितने शेयर हैं? 40,000। तो शेयर तो 40,000 रहेंगे, लेकिन इस वाले केस में शेयर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने शेयर्स ही इशू करे। तुम कहोगे सर कैसे बढ़ गए? भैया देखो इधर, अच्छा 20,000 शेयर इशू कर रहा है तो दही रखा है, तो 40 20 कितने हो जाएंगे? 60,000। 40 पहले से थे और 20 नए इशू कर दिए, ठीक है। तो यानी इक्विटी शेयर वाले अल्टरनेटिव पे इक्विटी शेयर्स बढ़ जाते हैं, प्रेफरेंस वाले अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ जाता है, और डिवेंचर वाले अल्टरनेटिव पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यही तो बताया जाते हैं, शुरुआत करी थी हमने।
इससे डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा बेटा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 7.29, हाँ 4.60, 4.69 आ रहा है, उनका जीरो कैसे आ रहा है फिर? 8.43, 8.44 आ रहा है। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पी से, अगर पी गिवन होगा तो, और उसके बाद आ जाएगा एमपीएस। जिस केस में एमपीएस ज्यादा आएगा उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। पी रेशियो आपको दे रखा है 20, 17 और 16। इसका 20 है, इसका 17 है और इसका है अपन का 16। इनको करना है मल्टीप्लाई। 145.80 रुपीज, 79.73 रुपीज और 135.04 रुपीज। तो कहाँ सबसे ज्यादा आया है? फर्स्ट केस में। तो हमें क्या इशू करना चाहिए? अल्टरनेटिव वन में जो लिखा है, यानी मुझे इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए, वही लिख देंगे आंसर में, बात खत्म हो जाएगी। तो XYZ लिमिटेड शुड इशू इक्विटी शेयर्स, बस यही डिसीजन होता है। ये सब सवाल बहुत ही आसान होते हैं। XYZ लिमिटेड शुड इशू इक्विटी शेयर्स फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम। समझ में आ गया बेटा? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो पूछो, अदरवाइज आगे कराया जाए। ठीक है, चलो इसकी फोटो शेयर कर दे रहे हैं। अभी एक दो सवाल और करा ले, इससे सिस्टम सेट हो जाए तुम्हारे दिमाग में, उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। तो टेलीग्राम पे इसकी फोटो आपको मिल जाएगी। अभी मैं कर लेता हूँ इसके एक दो सवाल और, जिससे और ज़्यादा कनेक्ट बन पाए आपका टॉपिक से। चलो और देखते हैं कैसे कैसे अपने पास यहाँ पे सवाल है। जैसा सवाल किए थे अभी, एकदम हूबहू ये सवाल है। ठीक है, मोटा मोटा। वहां 100 लाख था, यहाँ कैपिटल कितनी है? 50 लाख की। वहां जरूरत 25 लाख की थी, यहाँ भी जरूरत 25 लाख की है। यहाँ सम करोगे जो उस सवाल में 125 लाख आया, वो कितना आएगा यहाँ? 75 लाख। समझ लो, एकदम लगभग लगभग उसी तरीके का सवाल है, केवल वैल्यू चेंज करी गई है। बाकी सवाल क्या है? एकदम सेम टू सेम। ठीक है, कहो तो एकदम होमवर्क दे दें, कहो तो ये भी करा दें। होमवर्क का है ना ये तो सवाल, एकदम हूबहू सवाल है, होमवर्क में लिख लेना। और चाहिए इसका आंसर तो स्टडी मैट में खोल लेना अपना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। प्रीमियम लिमिटेड वाला सवाल हो सकता है, क्वेश्चन नंबर भी ठीक हो सकता है, इसी हो। तो आंसर चाहिए तो वहां से खोज के मिला लेना अपना, कि सही आया है कि नहीं आया। नहीं कर पाओगे बता देना, करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तुम और सवाल करा दे इसके वैरायटी के, जिससे ज्यादा मजा आ पाए। एडिशनल क्वेश्चन 5 देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो एडिशनल 5। सपोज दैट अ फर्म हेल्ड ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए वाले। मतलब अभी जो है वो 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, ये अभी का है, सिर्फ इक्विटी है और दुनिया में कुछ नहीं इनके बारे में। अभी जो सवाल लगाया था उसमें पहले से इक्विटी भी थे, पहले से डिवेंचर भी थे, पहले से प्रेफरेंस भी थे, लेकिन यहाँ क्या बताया है कि अभी अपने पास सिर्फ इक्विटी। चलिए अच्छे चलते हैं। अब फर्म में कितनी जरूरत है? 2,50,000 रुपए की। इसके पास इनके पास तीन मेथड है। पहला, 25,000 शेयर इशू कर दे 10 रुपए वाले। दूसरा, सीधा 2.5 लाख बोरो कर लें 8% पे। और तीसरा,
2,500 प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं 100 रुपए वाले, रेट रहेगा उस पर 8% का। इफ फर्म अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 3,12,500, मतलब कह रहा है जो ये 2.5 लाख आएगा उसको लेने के बाद आपकी अर्निंग जैसे यहाँ निकालनी थी आपने 15 लाख, वो निकालनी नहीं पड़ेगी, क्या ही रहा कितनी हो जाएगी 3,12,500। बड़ी मस्त बात है, निकालना भी नहीं पड़ा। टैक्स रेट है आपका 40% का। फाइंड आउट करना है तीनों अल्टरनेटिव पे क्या हमें, अर्निंग पर शेयर। कोई डिसीजन में नहीं लेना, बस अर्निंग पर शेयर निकाल दो बस। डिसीजन लेने की बात कहता तो जिसमें अर्निंग पर शेयर ज्यादा आता उसको हम लोग क्या कर लेते, चुन लेते। तो बड़ा इजी सा सवाल है और फटाफट लगा लेते हैं। एडिशनल क्वेश्चन 5 है अपने पास। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 5, तीन अल्टरनेटिव है। फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव और है भैया थर्ड अल्टरनेटिव। इन तीनों अल्टरनेटिव में ईबीआईटी हो जाएगी हमारी 3,12,500। 3,12,500, 3,12,500, 3,12,500। इसके बाद सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। पहले से तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। इस केस में आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस केस में केवल बोरो कर रहे हो तो सेकंड वाले केस में यहां से इंटरेस्ट आएगा 2.5 लाख का 8%। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 2,50,000 का 8%। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, सिर्फ किसमें आएगा, सेकंड वाले। माइनस करा दो बेटा, कितना, 2,92,500। जी आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स जो कि है हमारा कितना, 50% का। तो 50% टैक्स माइनस कर दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 1,56,250। यहाँ आ जाएगा 1,46,250 और यही नीचे भी आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले केस में आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, पहले से भी इक्विटी है, फिर इक्विटी इशू कर रहे हो, पीडी है ही नहीं। सेकंड वाले में डेट इशू कर रहे थे, पीडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। थर्ड वाले में पीडी आएगी 2,500 शेयर 100 रुपए वाले, जिसपे डिविडेंड मिलता है 8% का। तो 2,500 शेयर 100 रुपए वाले, तभी तो 2.5 लाख होगा। इनटू इंटरेस्ट है, मतलब डिविडेंड है 8% का, कितना हुआ 20,000। माइनस करेंगे ई आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी अर्निंग। 1,56,250, 1,46,250 और 1,36,250। डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। पहले 1 लाख शेयर थे और फर्स्ट वाले केस में आपने 25,000 शेयर और इशू करे, यानी इस केस में शेयर हो गए 1,25,000। और इस वाले केस में शेयर नए कुछ भी नहीं इशू किए थे तो 1 ही लाख रहेंगे। डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा अर्निंग का पर शेयर 1.25, 1.46 और 1.36 अप्रॉक्सीमेटली। तो यही तो आंसर में दे रखा है तुम्हें, ठीक है। तो उससे काफी इजी सवाल था ये वाला, अगर देखो तो, ठीक है। वाला अगर सवाल देखें तो ये वाला सवाल क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो एक सवाल और देखो बेटा, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 6। सवाल लिखा हुआ है, एक बार हल्का हल्का रीड कर लो, 2 मिनट का समय देते हैं सवाल पढ़ने के लिए, इसके बाद मैं कराता हूँ।
हाँ बेटा पढ़ लिया। तो कह रहा है बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके पेड अप शेयर कैपिटल 100 लाख है अमाउंट में, जिसमें 10 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, यानी इनके पास भी अभी केवल इक्विटी शेयर। फिर आगे बोला है अभी की अर्निंग कितनी है इनकी, 60 लाख रुपए की। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखी कितनी, प्री टैक्स है, मतलब टैक्स से पहले 60 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी शेयर्स, अब देखो अभी तक का जो सवाल है, भले बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन ये अर्निंग बिफोर टैक्स माना जाएगा, मतलब ईबीआईटी माना जाएगा, कि अभी तो इसके पास इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अभी तक की पिक्चर देखो तो क्या है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अभी का मतलब ये 60 लाख रुपए जो है वो इस सवाल का अभी तक का मतलब पहले वाला देखो तो ईबीआईटी भी 60 लाख होगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 60 लाख होगा, इसलिए उसने नाम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया है, वरना हम इसको बोलेंगे अगले से क्या, ईबीआईटी, क्योंकि जब इंटरेस्ट में आएगा तो यही तो ईबीआईटी हमारा बनेगा पहले से। तो कुल मिला के अभी की ईबीआईटी कितनी है हमारी, 60 लाख रुपीज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलिए। फिर कंपनी के क्या करें, शेयर जो है वो लिस्टेड हैं और उसका प्राइस चल रहा मार्केट में 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में। 50 रुपए से 80 के बीच में क्या मतलब, तो मतलब वैरी करता रहता है, शेयर के दाम तो तुरंत वैरी करते रहते हैं। तो कह रहा भाई लिस्टिंग है और 50 से 80 के बीच में क्या होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, एक रेंज बता दी। मैनेजमेंट वांट टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव अ प्रोजेक्ट विद द कॉस्ट ऑफ 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए की इनको जरूरत है, इस 50 लाख को लगाने से इनकी इनकम जो है वो 40 लाख से बढ़ जाएगी। क्या बोला है कि इस 50 लाख को अगर लगा देंगे तो इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 40 लाख से। तो पहले कितनी थी, 60, 40 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 1 करोड़, मतलब 100 लाख। ठीक है, यानी ये 50 लाख लगाने के बाद ईबीआईटी जो नई वाली आएगी वो कितनी आएगी, 100 लैक्स आएगी। आगे चलते हैं, अपने पास ये 50 लाख रुपए लगाने के 3 अल्टरनेटिव है। पहला, पूरा 50 लाख रुपया जो नवा लगाना है उसको हम इक्विटी शेयर के माध्यम से इशू करें, लेकिन जो ये वाले इक्विटी शेयर इशू होंगे वो 25 रुपए पे होंगे। ऐसा सवाल बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। तो अगर 50 लाख रुपए के शेयर इशू करना है और एक शेयर की वैल्यू 25 रुपए आ रही है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर नए इशू करने पड़ेंगे, 50 लाख रुपए चाहिए अपने को, और एक शेयर का प्राइस क्या बताया है, 25। तो 50 लाख डिवाइड बाई 25 करोगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इशू होंगे, 2 लाख। अभी तक के सवालों में नंबर ऑफ शेयर दे रखे होते थे, कभी कभी नहीं दे रखे होंगे, तो इस तरीके से उसको निकाला जाएगा। सेकेंड में भैया है कि पूरे पैसे से क्या इशू कर देंगे, हम डिवेंचर इशू कर देंगे 16% ब्याज वाला। तीसरे ऑप्शन में 25 लाख के शेयर, ठीक है, और बाकी के डिवेंचर। लेकिन इस ऑप्शन में जब शेयर इशू करोगे तो 25 पे नहीं इशू होगा, 50 पे इशू होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो जो पहले वाले केस में इक्विटी शेयर्स निकालोगे नए वाले, तो उसका डिवाइड करने का फॉर्मूला 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आप शेयर कितने में इशू कर रहे हो, 25 रुपए में। लेकिन जब तीसरे वाले केस में शेयर इशू करोगे तो 25 से डिवाइड नहीं होगा, शेयर इशू करेंगे 25 लाख के ऊपर तो 25 लाख लिखेंगे, लेकिन नीचे एक शेयर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 50 रुपए, क्योंकि 40 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू होगा। यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। Advise which option is most suitable to the company for additional capital, keeping in mind that management want to maximize earning per share। तो कंपनी क्या चाहती है, उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो। तो हिंट वैसे बता दी है कि जिस केस में अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा उसी को आप चुनोगे। अल्टीमेटली तीनों केस के हमें अर्निंग पर शेयर निकालने हैं और उससे डिसाइड कर लेना है कि भाई कौन सा अल्टरनेटिव कंपनी के लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन आई थिंक समझ पाए होगे, और आंसर समझा देते हैं, आंसर करा देते हैं। ये नहीं नोट किया था ना बेटा एडिशनल वाला तुम लोगों ने, फोटो भेज दें। इस एडिशनल नंबर क्वेश्चन की 5 की फोटो भेज दी हमने। अब कर रहे हैं हम लोग एडिशनल क्वेश्चन नंबर 6, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 6।
तीन अल्टरनेटिव हैं, ए अल्टरनेटिव, बी अल्टरनेटिव और सी अल्टरनेटिव। तीनों ही केस में अब जो नई बीआईटी आ जाएगी वो 60 प्लस 40 100 लाख रुपए हो जाएगी। 60 लाख पहले से कमा रहे थे और नया जो 50 लाख लगाना है उसमें कमाई 40 लाख की होगी, ऐसा सवाल कह रहा। फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट। पहले से कंपनी के पास शेयर्स हैं और पहले केस में फिर शेयर इशू कर रहे हो तो इसका मतलब पहले केस में कोई इंटरेस्ट। सेकेंड केस में आप 16 मतलब पूरे 50 लाख रुपए के 16% वाले डिवेंचर इशू कर रहे हो तो 50 लाख का 16% यहां आ जाएगा। आठ लाख। और तीसरे केस में 25 लाख के आप शेयर इशू कर रहे हो और बचा कितना 25 लाख, 50 लाख तो चाहिए, तो 25 लाख के आप 16% वाले डिवेंचर इशू कर रहे हो तो यहाँ जो ब्याज आएगा वो 25 लाख का 16% आएगा, यानी कि 4 लाख। ऐसे में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 लाख, 92 लाख, 96 लाख। माइनस करेंगे टैक्स और टैक्स से 50%, और ये आ जाएगा अपन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। इस सवाल में प्रेफरेंस तो इशू पहले से भी नहीं थे और नए भी नहीं इशू कर रहे हो तो पीडी तो अपनी क्या रहेगी, हर केस में नील नील, ना लिखना चाहे तो ना भी लिखे काम चलेगा। तो ये आ जाएगी अपनी ई यानी इक्विटी अर्निंग 50 लाख, 46 लाख और डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। और इसके बाद आ जाएगा हमारा अर्निंग पर शेयर और उसके हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ वर्किंग नोट बना के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर लेते हैं। ठीक है, अंडर ऑप्शन ए में देखो इधर पहले 10 लाख शेयर तो पहले से थे तो वो कहीं भाग नहीं जाएंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे ये वाला ऑप्शन हो और चाहे सी वाला ऑप्शन हो। पहले 10 लाख थे, 10 लाख के रहेंगे रहेंगे। फिर बाकी नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, कितने रुपए के शेयर इशू कर रहे हो। इस केस में 50 लाख के इशू कर रहे थे, इस केस में कितने की इशू कर रहे हैं, डिवाइड बाई कितने रुपए पे इशू कर रहे हो। तो एक शेयर यहाँ इशू कर रहे थे 25 रुपए में, यहाँ इशू कर रहे हैं कितने में, 50 रुपए। तो यहाँ ये 2 लाख आ रहा है, 10 लाख में जोड़ते हो तो ये हो जा रहा है 12 लाख। और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, सिर्फ 50,000 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 50,000 शेयर्स और 10 लाख 50,000 यानी 10.5 लाख लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू लैक्स में लिखी है तो इवन इफ शेयर्स तक भी आपको लैक्स में लिखने पड़ेंगे, वरना ये वैल्यू को भी खोल खोल के पूरा लिखना पड़ता। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ तो लिखेंगे 50 लाख, यहाँ लिख देंगे इसे 12 लाख, अब तो गड़बड़ हो गवा। समझ लो, ऐसा नहीं किया जाता है। या तो पूरा सवाल लैक्स में ही चलेगा या फिर पूरा सवाल फुल वैल्यू पे चलेगा। तो यहाँ पे आ गया 12 लाख, यहाँ पे पुराने वाले रहेंगे 10 लाख क्योंकि कुछ भी नया इशू ही नहीं किया आपने। और यहाँ कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइड कर दोगे आ जाएगा आपका अर्निंग पर का शेयर 4.17, 4.60 और सबसे लास्ट में 4.57। तीनों में सबसे ज्यादा जहां आया है वो आया है मिडिल वाला। तो यानी हमको इस सवाल में क्या इशू करने चाहिए, डिवेंचर इशू करने चाहिए। समझ गए, चलिए बहुत अच्छा है। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। इसकी फोटो भी शेयर कर दिया है। होमवर्क दे दें, ये वाला सवाल होमवर्क में लगाना।
एडिशनल क्वेश्चन 7, एडिशनल क्वेश्चन 7 होमवर्क में लगाना है। एडिशनल क्वेश्चन 7 चलो बस एडिशनल क्वेश्चन 7 लगाना, और इधर वाले जो दो दिए थे पहले, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1 और एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2। एडिशनल क्वेश्चन 3 भी कर सकते हो, ये पिछले चैप्टर में जैसा सवाल कराया था एकदम उसके जैसा सवाल है। ठीक है, पिछले चैप्टर में सिमिलर टाइप का सवाल लगा चुके हो अगर याद आया हो तो एडिशनल क्वेश्चन 1 2 3 होमवर्क है, 1 2 3 और 4 भी ना। फिर से होमवर्क लिख लो, एडिशनल क्वेश्चन 1 2 3 4 और उसके बाद कौन सा दिया है 7, क्योंकि 5 6 तो हमने पहले ही करा दिया, और एक 27 भी दिया उधर से। तो ये सब होमवर्क है, करके लाना है, नहीं करके लाओगे पाप पड़ेगा।